नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट एवं नेटवर्क की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5वीं वीडियो, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा नेटवर्क डिवाइसेज। तो दोस्तों नेटवर्क डिवाइसेज क्या होते हैं, यानी कि नेटवर्क को हम जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में अगर हम देखें एक लाइन में क्या डेफिनेशन बनेगी कि क्या होते हैं ये नेटवर्क डिवाइसेज। तो आप कह सकते हो भाई दो नेटवर्क हैं, कोई भी आपके पास दो नेटवर्क हैं, दो नेटवर्क को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है और इसके साथ क्या करना है ये कह सकते हो, या दो कंप्यूटर को या दो से अधिक, ठीक है, दो नेटवर्क को या दो से अधिक, या दो कंप्यूटर को या दो से अधिक कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, किससे जोड़ने के लिए, लैन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नेटवर्क डिवाइसेज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नेटवर्क डिवाइसेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि नेटवर्क डिवाइसेज हमारे लिए वो एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या जोड़ सकते हैं, दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के साथ साथ जो कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेज का यूज करते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो जो हमारा सिग्नल होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ, सिग्नल की पावर कह सकते हो आप। ठीक है, तो सिग्नल की पावर या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेज का यूज करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेज के बारे में मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क डिवाइसेज क्या है, या अगर आपको दो नेटवर्क को जोड़ना है आपस में, कंप्यूटर के साथ लैन के जोड़ना है, उन सभी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नेटवर्क डिवाइसेज की जरूरत पड़ती है। अब देखो दोस्तों, जो नेटवर्क डिवाइसेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि नेटवर्क डिवाइसेज जो आपके हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंपोर्टेंट है नेटवर्क डिवाइसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। हब क्या है, नेटवर्क डिवाइसेज का एक टाइप है। यहां पे आप लिख सकते हो टाइप्स। तो टाइप्स किस चीज के हैं ये, नेटवर्क डिवाइसेज के। हब के अलावा स्विच, इसके बाद राउटर, इसके अलावा मॉडेम, इसके अलावा आप लिख सकते हो ब्रिज, इसके अलावा आप लिख सकते हो गेटवे, इसके अलावा आप लिख सकते हो NIC कार्ड। इसके अलावा गेटवे हो गया, ब्रिज हो गया, एक हो गया आठवां रिपीटर। तो ये जो मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेज लिखवाए हैं, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये 8 मैंने जो नेटवर्क डिवाइसेज लिखवाए हैं इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो देखो, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं हब के बारे में कि हब क्या होता है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हब क्या है। तो दोस्तों हब के लिए मैं आपको बता देता हूं, यह क्या होता है, एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब क्या है, ये एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसको हम समझ सकते हैं कि हब कैसे यूज किया जाता है। जैसे आपका ये बॉक्स होता है इस तरह से, इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे पोर्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से 3 3 6 7 और 1 8, इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो। ये आपका एक हब है, ठीक है। अब देखो यहां पे यूज क्या किया जाता है हब का। हब का आप कह सकते हो जहां पर नेटवर्क की बहुत सारी केबल इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। जहां पे नेटवर्क की बहुत सारी केबल इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि एक नेटवर्क की केबल इकट्ठी होगी, इसको जोड़ देंगे, फिर दूसरी होगी, तीसरी को इसके अंदर जोड़ देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। इस तरह से जब आपकी बहुत सारी केबल इकट्ठी हो जाएंगी, इन सभी को हम क्या करेंगे, इसके हब के साथ, यानी कि हब के अंदर जो पोर्ट है उसके अंदर जोड़ देंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है, जो हब के अंदर ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं।
हब के अंदर। तो देखो दोस्तों, हब के अंदर जो पोर्ट होते हैं ना, एक हब के अंदर कितने पोर्ट होते हैं, तो कम से कम एक हब के अंदर 4 पोर्ट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 8 पोर्ट हो सकते हैं, 16 पोर्ट हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर मैक्सिमम कितने पोर्ट हो सकते हैं, 24 पोर्ट हो सकते हैं। तो हब के अंदर ये पोर्ट होते हैं। काम क्या बताया मैंने, हब क्या एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है, जहां आपको देखा भाई नेटवर्क की बहुत सारी केबल आके इकट्ठी हो गई एक जगह, मान के चलो आपने पूरी की पूरी केबल है वो इकट्ठी कर ली सारी की सारी। अब यहाँ पे जो केबल इकट्ठी होगी ना, इनको जोड़ने के लिए, इनको आपका जो नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं इन केबल्स को, तो जो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस तो चाहिएगा ना जिसके साथ ये केबल अलग अलग जुड़ जाए। तो उसके लिए हमें एक हब की जरूरत पड़ती है। तो हब के अंदर क्या है, जैसे आपको ये पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, ये केबल्स को हम डाल देते हैं और ये कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हब के अंदर पोर्ट कितने होते हैं। तो हब के अंदर 4 पोर्ट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं मैक्सिमम। अब मान के चलो आपके पास केबल्स हैं लगभग 50 हैं या 60 हैं या फिर 40 केबल हैं, तो उसके लिए हमें एक पोर्ट से तो हमारा यानी कि एक हब से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक हब के अंदर तो 24 ही पोर्ट हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे पास हब था, इस हब से काम नहीं चला, इस हब के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक हब और चाहिए। मान के चलो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 40 पोर्ट हैं। अब 40 केबल्स हैं। अब 40 केबल्स के नेटवर्क को हमें जोड़ना है हब के साथ। तो 40 केबल्स की जो हमारे पास नेटवर्क की केबल्स हैं, उनको जोड़ने के लिए हमारे पास एक हब और दूसरा हब, यानी कि 2 हब की जरूरत पड़ेगी कम से कम। अब हब के साथ आप 2 हब, 3 हब या जितने भी हब को जोड़ते हो, तो उसके लिए क्वेश्चन बनता है, यानी कि जब हम हब के साथ हब को जोड़ते हैं, या 2 से अधिक हब को आपस में जोड़ना। ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, 2 से अधिक जो हब होते हैं, हब को आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं डेजी चैनिंग। तो डेजी चैनिंग कहा जाता है, यानी कि 2 से अधिक हबों को आपस में जोड़ते हैं, तो उसको हम प्रोसेस को बोलेंगे डेजी चैनिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अलावा हब से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हब से और क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है हब का। देखो हब जो होता है ये OSI मॉडल की, OSI मॉडल आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं आगे वाली वीडियो के अंदर OSI मॉडल के बारे में आपको एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा बताऊंगा कि OSI मॉडल जो होता है वो क्या होता है और उसकी कितनी लेयर्स होती है, कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो OSI मॉडल की ये कौन सी लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो हब होता है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, तो ये आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो OSI मॉडल है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं इसकी फुल फॉर्म तो यहां लिख देता हूं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अभी हमारा जो इंटरनेट एंड नेटवर्क है उसके अंदर OSI मॉडल की 7 लेयर वाला जो टॉपिक है वो रहता है, तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ पे OSI मॉडल की फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। अब देखो हब का और काम क्या करता है। देखो हब के पास जो भी डेटा आता है, जो भी डेटा आता है, डेटा कैसे आता है, पैकेट्स की फॉर्म में आता है, यानी कि जो भी डेटा आता है ना वो पैकेट्स की फॉर्म में आता है पीछे से इसके पास। तो वो डेटा पैकेट्स को क्या करता है, वो आगे फॉरवर्ड करता है। आगे फॉरवर्ड किसके पास कर देता है, वो जो एड्रेस हमें दिया होता है उसके पास फॉरवर्ड कर देता है। कैसे फॉरवर्ड करता है, जैसे मान के चलो हम टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं स्टार टोपोलॉजी के द्वारा समझाता हूं आपको। अगर जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि कैसे ये काम करता है, टोपोलॉजी कहां से आ गई। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब देखो हब को मैं यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि कैसे आएगा हब। देखो यहाँ पे मान के चलो हमारे पास एक हब है। इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था, एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया, एक कंप्यूटर हमने इसके साथ यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया,
या फिर यहां जोड़ दिया और यहां जोड़ दिया। इस तरह से हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज करते थे। यहां पे स्विच का यूज कर सकते हैं या हब का यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो, ये मान के चलो ये नंबर 1 कंप्यूटर है, ये नंबर 2 है। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है दोस्तों। जो भी कंप्यूटर होता है ना, प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। मैं आपको समझाने के लिए 1 2 ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। अब देखो, ये 1 है, मान के चलो इसके पास कोई भी डेटा है, इसने वो डेटा भेजना है 4 नंबर के पास, ठीक है। तो क्या होगा, हब लगा है, तो जैसे इसके पास से ये डेटा यहां पे चला गया। अब ये डेटा यहां पे चला गया ना, हब ने क्या किया, इस हब के पास से यहां से जो डेटा गया है ना, ये डेटा इसने सभी के पास फॉरवर्ड कर दिया। इसके पास भी भेज दिया, इसके पास भी भेज दिया, इसके पास भी भेज दिया, इसके पास भी भेज दिया। यानी कि हब क्या करता है, जो डेटा आता है ना, उसको सभी के पास डिलीवर कर देता है, और ना ही ये पता करता कि ये डेटा किसके पास से आया है। इसके यानी कि ये एड्रेस का भी पता नहीं लगा सकता कि किस एड्रेस के पास डाटा भेजना है। यानी कि ये सभी के पास डेटा भेज देता है। सभी के पास डेटा भेजने से क्या होगा, एक तो आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक, अब सोचोगे ट्रैफिक क्या होता है, मैंने आपको ट्रैफिक के बारे में पीछे की वीडियो में बताया है। ट्रैफिक का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब देखो, एक तो बंदा यहां से इसके पास डायरेक्ट डेटा भेजे तो उसके अंदर क्या हो गया, सिर्फ इन दोनों का काम हुआ, बाकी आपके न्यूट्रल रहेंगे, इनका कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन अब ये इसके पास भी भेज रहा है, इसके पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है, यानी कि सारे के सारे वर्किंग में आ गए ना, तो ट्रैफिक तो बढ़ा। नेटवर्क का जो आपकी स्पीड थी वो स्पीड तो सभी में डिवाइड हो गई, तो इसी वजह से ट्रैफिक बढ़ गया आपका। तो ट्रैफिक का आप ऐसे समझ सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए जितना भी लोकल लैंग्वेज हो गया, जितना भी आसान से आसान भाषा में प्रयत्न करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों यहां से जैसे इसने सभी के पास डेटा फॉरवर्ड कर दिया, तो इसकी ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, इसकी ये कमी है, डिसएडवांटेज कह सकते हो। यानी कि ये डेटा पैकेट जो इसके पास आते हैं, ये डेटा पैकेट्स को आगे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है बिना एड्रेस का पता लगाए। ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक कह सकते हो आप। और इसी की वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक क्या हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये बात भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना, और इससे पहले की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर से ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये आपका हब है। हब के बारे में जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं शायद आपको समझ में आ गए होंगे। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैंने सेकंड नाम लिखवाया स्विच का। अभी हब को और स्विच को थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हब और स्विच में। हब हो गया आपका, सेकंड है आपका स्विच। स्विच देखो क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये भी बिल्कुल हब की तरह कार्य करता है, ठीक है। जैसे जहां पे बहुत सारी केबल इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहां पे हम हब यूज करते हैं वैसे ही हम स्विच को यूज करते हैं, बिल्कुल सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इसके अंदर क्या है, जो हब होता है ना और जो स्विच होता है, ये स्विच क्या होता है, ये इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। किससे इंटेलिजेंट होता है ये हब से इंटेलिजेंट होता है भाई। हब से क्या होता है, हब से इंटेलिजेंट होता है ये स्विच, ठीक है। इंटेलिजेंट कैसे होता है, ये डेटा जो पैकेट आते हैं ना इसके पास, यानी कि जो डेटा के पैकेट्स आते हैं, डेटा पैकेट्स जो आते हैं इसके पास, उन डेटा पैकेट्स को क्या करता है, फॉरवर्ड तो करता ही है। फॉरवर्ड करने के साथ साथ ये एड्रेस का भी पता लगा लेता है, और डेटा को क्या करता है, ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के साथ साथ ये फिल्टर करता है, डेटा को क्या करता है, फिल्टर करता है। और फिल्टर करके क्या कर लेता है, ये एड्रेस का पता लगा लेता है, भाई किस एड्रेस से आया है और कैसे कैसे इसको भेजा गया है और कहां भेजना है। तो दोस्तों ये डेटा पैकेट्स जो हमारे पास आए थे उसको फॉरवर्ड करके एड्रेस का पता लगा लेता है, फिल्टर करके ये स्विच लगा लेता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। यानी कि हब क्या करता है, इसके साथ जितने भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं ना, ये सभी के पास वो डेटा को ट्रांसफर कर देगा, उस डेटा पैकेट्स को सभी के पास भेज देता है। लेकिन ये किसके पास भेजेगा, स्विच, ये सिर्फ उसी के पास भेजेगा जिसके इसको जरूरत है, यानी कि जिसके लिए डेटा भेजा गया है, ठीक है। और ये फिल्टर करके ये भी पता लगा लेता है कि ये डेटा आया कहां से है, किस सर्वर से कैसे आ रहा है, तो वो भी पता लगा लेता है। कौन पता लगा लेता है, स्विच लगा लेता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्विच जो होता है, ये OSI मॉडल की, OSI जो मॉडल है इसकी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से बनता है कि स्विच जो होता है वो आपकी OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, तो ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। एक बार इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा स्विच के बाद राउटर। थर्ड जो पॉइंट है हमारा राउटर। उसके बाद हम राउटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो राउटर क्या है, देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये राउटर वाला। राउटर का काम क्या है, राउटर का काम है भाई जो भी डेटा पैकेट्स है उस डेटा पैकेट्स को कहीं भी भेजने का कार्य है। ठीक है, ये डेट क्या करता है, ये डेटा पैकेट्स को कहीं भी भेजने का कार्य करता है, कहीं भी भेजने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे राउटिंग। क्या बोलेंगे, राउटिंग। यानी कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने की जो प्रोसेस होती है, जो भेजने की प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो राउटर होते हैं ना, इसका मुख्य कार्य क्या है राउटर का मुख्य कार्य है, ये जो डेटा पैकेट्स है ना, जो डेटा पैकेट्स को ये फॉरवर्ड कर रहा है, डेटा पैकेट्स है जो डेटा पैकेट्स को भेज रहा है, उसको क्या करता है, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जो ट्रैफिक है, और उस डेटा पैकेट्स का जो रूट है उसको क्या करता है, डिसाइड करता है। तो रूट को डिसाइड करेगा और ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, और जो सबसे अच्छा रास्ता है उस डेटा पैकेट्स को भेजने का, तो उसके द्वारा क्या करता है, राउटर भेजता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, इनको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मान के चलो हमारे पास ये कंप्यूटर है एक, ये कंप्यूटर है हमारे पास 2। अब यहां से मुझे डेटा यहां पे भेजना है। मेरे पास एक पाथ तो ये है, एक पाथ मेरे पास ये है, ठीक है, एक पाथ मेरे पास ये है, एक पाथ मेरे पास ये है। इस तरह से समझ सकते हो भाई, मेरे पास ये 4 रास्ते हैं और मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है। तो राउटर इसको कैसे भेजेगा, राउटर ये नहीं देखेगा कि ये सबसे छोटा है, ऐसी चीज नहीं देखता राउटर सबसे पहले देखता है भाई जब हम डेटा को भेजेंगे ना, सबसे पहले उसका रूट जो होता है ना, रूट को पहले ही आपका डिसाइड कर लेता है वो भाई किस रूट से डेटा जाएगा। एक बार जो रूट उसने डिसाइड कर लिया, डेटा उसी रूट से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो रूट डिसाइड करेगा। इनमें से रूट को डिसाइड फिर कैसे करेगा, अब देखो रूट को डिसाइड करेगा ट्रैफिक के ऊपर। भाई इनमें से जो ये रास्ता है, यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, अगर यहाँ पे जाए, यहाँ से जाएंगे तो रुकावटें कितनी है, यहाँ से हम डायरेक्ट चले जाते हैं तो रुकावटें कितनी है, यहाँ से होके जाते हैं तो रुकावटें कितनी है, यहां से होके जाएंगे तो रुकावटें कितनी है। सीधी सी बात है, हमें यहां से यहां पे अपने घर पे पहुंचना है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है और एक ये रोड है। इस तरह से समझ सकते हो आप, जो इनमें से सबसे अच्छा रास्ता होगा, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो और शॉर्टेस्ट भी हो, यानी कि छोटे से छोटा भी हो और आपका डेटा जो है वो आपका सुरक्षित भी पहुंच जाए, भाई उसके अंदर कोई रुकावट ना हो, उसके अंदर ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक भी ना हो और रूट भी आपका बेस्ट हो। तो वो काम कैसे करता है, इसी तरीके से आपका राउटर काम करता है। जैसे हम अपने घर पे जाने के लिए ऐसे सोचते हैं, तो उसी तरीके से राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट्स को। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, ये एक बार जो रूट डिसाइड कर लिया ना, उसी रूट से जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मान के चलो यहां से आया था और यहां से इसके पास 2 रास्ते थे, एक ये रास्ता था ऐसे होके जाता था और एक ये यहां से ये रास्ता था ऐसे होके जाता था। अगर इसने स्टार्टिंग में यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां ये डिसाइड कर लिया, तो ये इसी तरीके से जाता है। ये आपका राउटर का काम होता है। ठीक है, तो राउटर आपका इस तरह से जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका रूट को डिसाइड करता है। तो राउटर का आपका मुख्य कार्य पता लग गया होगा। अब देखो इसके आगे मैं आपको बात करना चाहूंगा इसके बारे में। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा समझ में भी आ गया होगा कि राउटर जो होता है कैसे काम करता है। अब ये राउटर जो ऐसे काम करता है ना, ऐसे किससे करता है, इसके अंदर क्या खास बात है, तो राउटर के अंदर खास बात क्या है, जो राउटर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेमोरी भी होती है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेसर भी होता है राउटर के अंदर। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट इंटरफेस कह सकते हो आप। इनपुट और आउटपुट क्या है, इंटरफेस है, इनकी माध्यम है इसके पास। इनपुट और आउटपुट का प्रोसेसर है और मेमोरी है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है,
और मेमोरी प्रोसेसर, ये सभी किसके पास होते हैं? राउटर के पास होते हैं। अब देखो राउटर का और क्या क्या कार्य है। राउटर है ना किसी भी दो लाइन को जोड़ सकता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो राउटर होता है, राउटर की सहायता से हम किसी भी दो वैन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक लैन को भी जोड़ सकता है और एक वैन को भी जोड़ सकता है। तो ये राउटर की खास बात होती है, राउटर की सहायता से हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसी के अलावा थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, जब आपको गेटवे कराऊंगा तो गेटवे के अंदर भी बता दूंगा मैं आपको दोबारा से। जो आजकल राउटर होते हैं ना, उन राउटर के अंदर हमारे पास जो गेटवे होता है, ठीक है, उस गेटवे को हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। तो राउटर को हम सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर सकते हैं, गेटवे को हम सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर सकते हैं राउटर के अंदर। तो ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। तो राउटर के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राउटर के आपको सारे के सारे फंक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा। और जो ये लैन है, वैन है, इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है इंटरनेट नेटवर्क की, उसके अंदर बता दिया है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडेम नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट की हम बात करते हैं मॉडेम की। देखो मॉडेम का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मॉडेम होता क्या है। तो मॉडेम आपका क्या है? ये आपका एक बेसिक नेटवर्क डिवाइस है, इंटरनेट नेटवर्क डिवाइस है, इंटरनेट नेटवर्क का। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है दोस्तों। एंड को भी हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो मॉडेम होता है इसका काम क्या है। इसका काम क्या होता है मॉडेम का? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमारे पास नेटवर्क है, उस नेटवर्क को क्या करता है, ये कंप्यूटर के साथ जोड़ता है, ठीक है। नेटवर्क को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है, किसकी सहायता से? मॉडेम की सहायता से। अब मॉडेम तो अपने आप में खुद ही हो गया, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो ये मॉडेम होता है, ये मॉडेम को हम हमेशा कहाँ यूज करते हैं? नेटवर्क और कंप्यूटर, नेटवर्क केबल्स के बीच में और आपकी कंप्यूटर के बीच में। तो नेटवर्क केबल्स और कंप्यूटर के बीच में हमेशा किसका यूज करते हैं? मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, जो हमारी नेटवर्क केबल है यहाँ पे इसको जोड़ना है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है। तो नेटवर्क केबल्स के साथ और कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मॉडेम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हो, जो हमारी टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन के बीच में, ठीक है, और हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बीच में यहां पे मॉडेम लगाया जाता है, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में क्या लगाया जाता है? मॉडेम लगाया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो मॉडेम के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। मॉडेम के और क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखो मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिग्नल आ रहा है? सिग्नल के बारे में भी बात करेंगे अभी। यहां पे हमने लगा दिया मॉडेम, ठीक है दोस्तों, ये मॉडेम लगा दिया। उसके बाद मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, एक बार जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, ताकि और अच्छे से समझा दूं आपको। ये मॉडेम हो गया हमारे पास। अब इस मॉडेम के बाद फिर हमने यहां पे फिर हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये हमारे पास केबल्स है, ये भी केबल्स है, यानी कि टेलीफोन लाइन है, और ये बीच में मॉडेम हो गया। तो यहाँ पे जो ये टेलीफोन लाइन है, यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो कौन सा है, और यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मॉडेम था, ठीक है। इस मॉडेम से हमने क्या किया, थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडेम पीछे से सिग्नल आ रहा था हमारे पास एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल। डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया था। देखो ये पीछे से हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ रहा है,
पीछे से आ रहा है ये एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पे मॉडेम है, ठीक है, ये मॉडेम है। इस मॉडेम ने क्या किया, ये जो एनालॉग सिग्नल आ रहा था इस एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज कर दिया, इस एनालॉग सिग्नल को चेंज कर दिया इसने डिजिटल सिग्नल में। कौन से सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में। यानी कि एनालॉग सिग्नल जो पीछे से आ रहा था उसको डिजिटल सिग्नल में चेंज कर दिया और डिजिटल सिग्नल अब किसके पास चला गया, कंप्यूटर के पास चला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल ही है, अब एक कंप्यूटर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एनालॉग सिग्नल को जो हमारा आपका वायर के थ्रू आ रहा है, तो ये आपका वायर के थ्रू कहाँ चला गया, मान के चलो ये मॉडेम था, इस मॉडेम के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये एनालॉग सिग्नल था, इस एनालॉग सिग्नल को इसमें भेजने के लिए इसने फिर किस में चेंज कर दिया, डिजिटल सिग्नल में। दोबारा देखो, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आप लोगों के लिए, तो दोबारा समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये केबल आ रही है नेटवर्क की, टेलीफोन लाइंस की ये केबल है, ठीक है। ये जो सिग्नल आ रहा है ना हमारे पास, ये सिग्नल कौन सा है, एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। अब ये एनालॉग सिग्नल इस साइड चला गया, इस साइड चला गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ज्वाइंट लगा दिया, इस ज्वाइंट की उससे इस साइड भी चला गया, इस साइड भी चला गया। अब यहाँ पे जो आपका मॉडेम है, मॉडेम से पहले ये सिग्नल कौन सा था, एनालॉग। मॉडेम ने इसको चेंज किस में कर दिया, डिजिटल सिग्नल में। यानी कि एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज कर देता है, डिजिटल सिग्नल में। और यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल है, इस डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज कर रहा है, ये यहाँ पे इस साइड जो आ रहा है वापिस एनालॉग सिग्नल में। यानी कि ये डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे मॉडेम है और इसको इस साइड किस में चेंज कर रहा है, वापिस ये एनालॉग सिग्नल में। तो ये कौन सा काम करता है, ये मॉडेम जो होता है ना, दोनों काम करता है। ये एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज कर सकता है, डिजिटल में चेंज कर सकता है, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज कर सकता है। अब क्वेश्चन बनता है आपका, जब ये आपका ये डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल को, ये डिजिटल सिग्नल है और ये एनालॉग सिग्नल है, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, यहाँ पे हम मॉडेम रख देते हैं, मॉडेम। डिजिटल सिग्नल को मॉडेम जब एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, डिजिटल को एनालॉग में, तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। दिखाई दे रहा है, ओके। देखो, जब डिजिटल को एनालॉग में चेंज करेगा, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। यानी कि DAM, इसका फर्स्ट वर्ड डी, इसका फर्स्ट वर्ड ए, इसका फर्स्ट वर्ड एम, DAM, डैम, ऐसे याद रख सकते हो। यानी कि डिजिटल को एनालॉग में चेंज करेगा तो क्या प्रोसेस होगी, मॉड्यूलेशन। और जब ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करेगा, यहां से एनालॉग सिग्नल है और इसको चेंज किस में कर रहा है, डिजिटल में। तो एनालॉग सिग्नल को जब ये डिजिटल में चेंज करेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन, ये डीमॉड्यूलेशन। अब देखो, ये भी एक वर्ड बन रहा है SDM, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर आपने इसको देखा था DAM, ये आपका DAM, ये एनालॉग सिग्नल है, ADD, यानी कि इसका फर्स्ट वर्ड A है, इसका फर्स्ट वर्ड D है और इसका फर्स्ट वर्ड D है, यानी कि एड, ADD। इसके लिए आपकी शॉर्टकट की क्या बन गई, एड। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, डीमॉड्यूलेशन। इसके लिए शॉर्टकट की क्या बन गई, DAM। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, मॉड्यूलेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी, पहले डिजिटल सिग्नल है, फिर एनालॉग सिग्नल है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। यानी कि डैम एक प्रॉपर वर्ड बन गया। अब इसका प्रॉपर वर्ड बन रहा है ये भी, एनालॉग, डिजिटल और डीमॉड्यूलेशन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका मॉडेम हो गया। अब इसके अंदर जो भी डाउट्स हैं आपके, वो जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसी वजह से हम आज 4 ही जो हमारे नेटवर्क के टाइप है उसका डिस्कस करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर 4 और है जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेज और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, तो वो भी उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।